स्टार्ट में हमें मूवी के मेन कैरेक्टर को उसकी फैमिली के साथ दिखाया जाता है। वो लोग लंच कर रहे होते हैं कि तभी मेन कैरेक्टर को एक कॉल आती है। दरअसल मूवी का मेन कैरेक्टर एक पुलिस ऑफिसर है और उसे कॉल पर बताया जा रहा था कि यहाँ कहीं एक मर्डर हो गया है। वो जल्दी से उनकी बताई हुई लोकेशन पर पहुँचता है और देखता है कि किलर वहाँ पर बहुत आराम से बैठा हुआ है और साथ ही उसे किलर बीमार भी लगता है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पर एलर्जी थी। अब पुलिस ऑफिसर अंदर जाकर डेड बॉडी देखता है जिनको बुरी तरह से काटने के बाद बांधा गया था। यहाँ उसके साथी पुलिस ऑफिसर्स उसे बताते हैं कि असल में मर्डर यहाँ नहीं हुआ बल्कि मर्डर करने के बाद इन डेड बॉडीज को यहाँ लाया गया है। और अब वो लोग उस लोकेशन पर जाते हैं जहाँ पर असल में मर्डर हुआ था। वो जगह काफी अजीब दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर किसी ने कोई रिचुअल परफॉर्म किया है। वो लोग वहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें देखते हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेट कर रही थी। जिस तरह वहाँ पर कुछ परिंदे थे जो कि मरे हुए थे और वहीं पर एक ऐसा प्लांट भी था जो कि जलने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो छोटे छोटे स्कल्स हैं। पुलिस ऑफिसर जैसे ही उसे टच करने वाला था तो उसको उसके बाकी साथी वापस बुला लेते हैं। और यहीं से अब हमें मूवी में एक जंगल दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी शिकार कर रहा था पर पाँव स्लिप होने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और चोट लगने पर वो बेहोश हो गया था। होश आने पर वो देखता है कि एक जंगली आदमी उसका शिकार खा रहा है। अब वो जंगली भी उस आदमी को देख लेता है और जंगली के उस आदमी के करीब आने पर वो आदमी नोटिस करता है कि उस जंगली की आंखें कोई नॉर्मल इंसानों जैसी नहीं है। उसे लगता है या तो ये कोई और क्रिएचर है या फिर डीमन या घोस्ट है। असल में ये सब बातें मेन कैरेक्टर जोंग जू को एक दूसरा पुलिस ऑफिसर बता रहा था और दूसरे पुलिस ऑफिसर की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग गाँव में अब जितने भी ऐसे इंसिडेंट हो रहे थे वो उसी जापानीज आदमी की वजह से हो रहे थे जो उन्हें जंगल में नजर आया था। लेकिन जोंग जू को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो कहता है कि जिन लोगों का मर्डर हुआ है उन लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं कहती और साथ ही वो उसे ये भी कह रहा था कि वो जापानीज आदमी बिल्कुल हमारे ही जैसा है और वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट डे जोंग जू को एक और मर्डर की रिपोर्ट होती है और इस बार मर्डर में पूरी फैमिली को मार दिया गया था और उसके बाद उनका घर भी जला दिया गया था। वहाँ जाने पर जोंग जू को एक मिस्टीरियस लड़की मिलती है जिसने व्हाइट ड्रेस पहना हुआ था और वो लड़की जोंग जू से कहती है कि मरने से पहले मैं इस कपल से मिली थी और इस कपल ने मुझे बताया था कि वो जापानीज आदमी एक भूत है और जरूर उस जापानीज आदमी ने ही इनका मर्डर किया है। वो लड़की जोंग जू को प्रूफ करने के लिए उसे घर के अंदर भी लेकर जाती है। वो मिस्टीरियस लड़की पुलिस ऑफिसर जोंग जू से पूछती है कि क्या तुमने कभी उसे देखा है? तो वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि हाँ मैंने 2-3 मरतबा उसे देखा है। और वो लड़की उसे कहती है कि तुम्हें अब अपने आप पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि जरूर अब उस जापानीज आदमी का अगला टारगेट तुम और तुम्हारी फैमिली होंगे। अभी जोंग जो उसकी बात प्रॉपरली समझ नहीं पाया था कि तभी उसे एक कॉल आ जाती है। पुलिस ऑफिसर जैसे ही कॉल सुनकर वापस आता है तो वो मिस्टीरियस लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी और अब उसी दौरान उसे घर की दूसरी तरफ से कुछ आवाजें आ रही थी और जब वो चेक करने जाता है तो वहाँ पर उससे जापानीज आदमी मिलता है जो कि बुरी तरह किसी जानवर को खा रहा था और अब जापानीज ने भी उसे देख लिया था और वो उसके पीछे आकर उसे खाने ही वाला था कि अचानक उस पुलिस ऑफिसर की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि उसने जापानीज को सिर्फ अपने ख्वाब में देखा था। यहाँ पुलिस ऑफिसर जोंग जू की बेटी ह्यूजिन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। उसे लग रहा था कि ह्यूजिन को नॉर्मल बुखार होगा और इसीलिए अब वो पुलिस स्टेशन आ जाता है जहाँ से वो लोग उस जापानीज आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए मूवी के स्टार्ट में दिखाए जाने वाले हंटर के पास जाते हैं और वो हंटर पुलिस ऑफिसर्स को उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ उसने जापानीज आदमी को कोई जानवर खाते हुए देखा था। वो लोग अभी तक उस जगह को पूरी तरह इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाते कि हंटर के ऊपर आसमान से बिजली गिर जाती है और उसे पुलिस ऑफिसर्स हॉस्पिटल ले आते हैं और यहाँ हॉस्पिटल में हमें पहले किलर को भी दिखाया जाता है। यहाँ उस आदमी का जिस्म बहुत बुरी तरह से मुड़ रहा था और इसी हालत में वो मर जाता है। अब जोंग जू जैसे ही घर आता है तो वो अपनी बेटी की बिल्कुल वैसी हालत देखता है जैसी पहले किलर की हुई थी, लेकिन वो अपनी बेटी पर कंट्रोल कर लेता है और वो मरती नहीं है बल्कि उसकी हालत अजीब होती जाती है। जैसे वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फिशेस खाना शुरू कर देती है जो कि पहले वो कभी नहीं खाती थी और इससे ह्यूजिन की मॉम को लगता है कि उसके ऊपर किसी घोस्ट या डिवल का असर है।
ह्यूजिन की मॉम जैंग से कहती है कि हमें इसे किसी अच्छे शैमन को दिखाना चाहिए। शैमन एक ऐसा आदमी होता है जो रिचुअल परफॉर्म करके डीमंस या घोस्ट को दूर करता है, लेकिन जैंग को इन सब बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं था, इसलिए वो उनकी बातों को इग्नोर करते हुए पुलिस स्टेशन आ जाता है, जहाँ उसके साथी पुलिस ऑफिसर उसे एक आदमी से मिलवाते हैं। वो आदमी प्रीस्ट होने के साथ साथ जापानीज लैंग्वेज भी जानता था। पुलिस ऑफिसर्स का कहना था कि हमें इस आदमी की जरूरत पड़ सकती है जब हम उस जापानीज आदमी से मिलने जाएंगे, क्योंकि गाँव वालों के अकॉर्डिंग ये सब कुछ उस जापानीज आदमी की वजह से ही हो रहा था। वो लोग उस प्रीस्ट को लेकर उस मिस्टीरियस जापानीज के घर जाते हैं, जहाँ एक पुलिस ऑफिसर को बहुत सारी ऐसी फोटोज मिलती हैं जो गांव वालों की थी और वो सारे गांव वाले मर चुके थे। यही जैंग दूसरे रूम में जाता है और वहाँ जाने पर उसे लगता है कि ये कोई रिचुअल रूम है जहाँ पर बहुत सी चीजें ब्लैक मैजिक से रिलेटेड थी, और तभी उतने में वहाँ पर जापानीज आदमी आ जाता है। लेकिन वहाँ की सारी कंडीशन को देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे और उनको लग रहा था कि जरूर वो कोई घोस्ट है, इसीलिए वो डर कर वहाँ से वापस आ जाते हैं। अब जैंग के साथ वाला पुलिसमैन जैंग को बताता है कि उस जापानीज आदमी का अगला टारगेट तुम्हारी फैमिली है। जैंग से पूछता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, जिस पर वो पुलिस ऑफिसर जैंग को एक शूज दिखाता है जो कि उसकी बेटी का था। इसीलिए वो घर जाकर ह्यूजिन से उस जापानीज आदमी के बारे में सवाल करता है और उसका नाम सुनते ही ह्यूजिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी। कुछ देर बाद भी ह्यूजिन की बॉडी पर वैसी ही एलर्जी देखता है जैसे हमने मूवी के स्टार्ट में किलर की भी बॉडी पर देखी थी। अब जैंग जल्दी से प्रीस्ट को लेकर जापानीज आदमी के घर जाता है। वो वहाँ मरे हुए लोगों की फोटोज को देखने आया था, पर वहाँ जाने पर उसे कोई भी फोटोज नहीं मिलती और वो गुस्से में वहाँ की हर चीज तोड़ने लगा था। और ये देखते हुए जापानीज आदमी का डॉग उस पर अटैक कर देता है और वो डॉग को बहुत बुरी तरीके से मारता है। और जैसे ही उसके सामने जापानीज आदमी आता है तो वो उसे धमकी देता है कि अगर 3 दिन तक तुमने ये जगह खाली ना की तो मैं तुम्हें भी बहुत बुरी तरह मारूंगा, जैसे मैंने इस डॉग को मारा है। यहीं दूसरी तरफ अब ह्यूजिन की हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी और अब जैंग अपने घर में एक शैमन को बुलाता है और उस शैमन को जैंग के घर पर एक पॉट मिलता है। वो जैंग को अकेले में लेकर जाकर कहता है कि तुम्हारी बेटी के साथ जो सब कुछ हो रहा है वो जापानीज की वजह से ही हो रहा है और वो जापानीज आदमी कोई इंसान नहीं है। अगर तुम इन चीजों से बचना चाहते हो तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो उस जापानीज आदमी को जान से मार दो या फिर मुझे यहाँ पर एक रिचुअल परफॉर्म करना पड़ेगा। वो कहता है कि अगर ऐसा ना किया गया तो जो कुछ तुम्हारी बेटी के साथ हो रहा है वो पूरे गाँव के साथ होगा। जैंग उसकी बात मान जाता है और अब मूवी में हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 जगह रिचुअल परफॉर्म हो रहा था। एक वो जो जैंग के घर पर शैमन कर रहा था और दूसरा जो जापानीज अपने घर पर कर रहा था। उस शोमैन ने अपना रिचुअल परफॉर्म करने के लिए एक बहुत बड़ी सी डॉल बनाई थी। वो डॉल ह्यूजिन जितनी बड़ी थी। वो अपना रिचुअल परफॉर्म करते करते जैसे ही उस डॉल को मारता है और जहाँ मारता है उसी वक्त और उसी जगह पर ह्यूजिन को भी पेन होता है। दूसरी तरफ उस जापानीज आदमी को भी वहीं पर पेन हो रहा था जहाँ पर ह्यूजिन को पेन हो रहा था। हम देखते हैं कि ह्यूजिन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और वो किसी न किसी तरह अपने फादर से इस रिचुअल को बंद करने को कहती है और जैंग उसे बंद कर अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले आता है। और दूसरी तरफ हम जापानीज आदमी को देखते हैं जो कि दर्द से रेंगता हुआ अपने घर से बाहर आ गया था और वहाँ पर वो उसी मिस्टीरियस सफेद कपड़ों वाली लड़की को देखता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि वो रिचुअल तो खत्म हो चुका था और शैमन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस चीज को रोकने के सिर्फ 2 ही रास्ते थे और अब उनके पास दूसरा रास्ता ये था कि वो जापानीज आदमी को मार दे। अब जैंग प्रीस्ट और दूसरे आदमियों को लेकर जापानीज के घर जाता है। वहाँ उसे जापानीज तो नहीं मिलता, लेकिन घर के पीछे उन्हें ज़ोंबी की तरह का एक आदमी दिखता है जिसे वो मारने लगे थे, लेकिन प्रीस्ट उन्हें रोक लेता है और वो अजीब सी हालत वाला आदमी प्रीस्ट को ही काट लेता है और उसको काटने के बाद वो खुद मर जाता है। यहीं पर अब जैंग की नजर जापानीज पर पड़ती है और वो जापानीज को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं, जबकि वो जापानीज आदमी उनसे डर कर कहीं छुप जाता है। और जब जैंग और उसके लोगों को काफी ढूंढने तक वो नहीं मिलता तो वो लोग वापस आ जाते हैं। लेकिन अब उस जापानीज आदमी के पीछे वो व्हाइट ड्रेस वाली लड़की पड़ गई थी, जिसे हमने पहले भी देखा था कि जापानीज आदमी उससे बहुत डरता है। और आखिर हम देखते हैं कि वो लड़की जापानीज आदमी को मार देती है और उसकी डेड बॉडी को जैंग की कार पर फेंकती है। वो लोग उसकी डेड बॉडी देखकर डर गए थे और वो सब लोग फैसला करते हैं कि वो उस जापानीज की डेड बॉडी को वहाँ से दूर फेंक देंगे। जैंग अब अपनी बेटी के पास जाता है जहाँ पर ह्यूजिन बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और जैंग को लग रहा था कि उस जापानीज की मरने की वजह से सब कुछ ठीक हो गया है। इन हालांकि सब कुछ ठीक नहीं हुआ था, क्योंकि हम देखते हैं कि जख्मी प्रीस्ट को अब बहुत से
इल्यूजन्स आ रहे हैं जिसमें जैपनीज है और दूसरी तरफ उस शैमन को भी ऐसे ही इल्यूजन आ रहे हैं। तो वो देखता है कि उसके साथ ही पुलिसमैन ने उसके सारे घर वालों को मार दिया है और वो भी मूवी में दिखाए जाने वाले पहले किलर की तरह जमीन पर बैठा हुआ है और उसकी पूरी बॉडी पर एलर्जी है। और यहीं पर अब हम शैमन को देखते हैं जो कि जेंगजू की तलाश में था, क्योंकि वो उसको ये बताना चाहता था कि हम किसी बड़े खतरे में आने वाले हैं। और इससे पहले कि वो जेंगजू को ढूंढ पाता, उसकी नाक से बहुत ज्यादा खून आने लग जाता है और दूसरी तरफ उसे बहुत ज्यादा वोमिटिंग भी शुरू हो जाती है। इन सब चीजों से डरकर वो इस गाँव से बाहर जाना चाहता था, लेकिन कुछ मिस्टीरियस क्रिएचर्स उसे इस गाँव से बाहर जाने नहीं देती और वो वापस गाँव में आ जाता है। जहाँ अब जेंगजू जैसे ही शॉमैन को कॉल करता है तो वो शॉमैन उसे बताता है कि तुमने जैपनीज को मारकर बहुत ज्यादा बुरा कर दिया है, क्योंकि असल में जैपनीज गलत आदमी नहीं था, बल्कि तुम्हारे घर के करीब एक सफेद कपड़ों वाली लड़की है। असल में उसके पास ब्लैक पावर्स हैं। वो कहता है जैपनीज तो हमें उस लड़की से बचाने की कोशिश कर रहा था और उसे मारकर तुमने सारा काम खराब कर दिया है। ये सुनते ही जेंगजू जल्दी से ह्यूजिन के पास जाता है, लेकिन घर पर ह्यूजिन तो थी ही नहीं और घर से बाहर आने पर उसे वो व्हाइट कपड़ों वाली लड़की मिलती है। ह्यूजिन उस लड़की से पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है। वो कहती है कि तुम्हारी बेटी अभी घर पर है और मैं उस पर कुछ ऐसा रिचुअल कर रही हूँ जिसकी वजह से जैपनीज आदमी का उसके ऊपर से असर खत्म हो जाएगा। और साथ ही वो ये भी बताती है कि जैपनीज अभी भी जिंदा है। वो उसे कह रही थी कि जैपनीज एक बहुत बुरा आदमी है और वो सबको खाने वाला है। जेंगजू उसकी बात को इग्नोर कर अपने घर जाने वाला था अपनी बेटी को देखने के लिए, लेकिन वो लड़की रोकती है, कहती है कि जब तक तुम्हें अपने घर के बाहर से उस मुर्गी की यानी hen की आवाज नहीं आएगी तब तक तुम घर के अंदर न जाना और वो आवाज तुम 3 मरतबा सुनना। इस टाइम तक उस मुर्गी की 1 मरतबा आवाज आ जाती है, लेकिन अभी 2 मरतबा आनी होती है। और जेंगजू अपने घर जाने की कोशिश कर रहा होता है तो वो लड़की उसे रोक लेती है। जेंगजू इस बात पर हैरान था कि वो लड़की इतनी दूर से 1 सेकंड में उसके पास कैसे आई थी। यही दूसरी तरफ अब हम उस प्रीस्ट को देखते हैं जो जान गया था कि जैपनीज अभी भी जिंदा है और वो वही बुरा है। वो जैपनीज को मारने के लिए वहाँ जाता है जहाँ पर उसने जैपनीज को गिराया था और एक केव के अंदर जाने पर उसे जैपनीज वाकई जिंदा मिलता है। इस केव के अंदर जैपनीज अभी भी कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहा था। अब यहीं पर हम ह्यूजिन को देखते हैं जो कि बहुत सारी फिशेस खा चुकी थी और वो अभी भी फिशेस ही खा रही थी। और फिर अचानक वो बहुत ही वियर्ड तरीके से अपनी मॉम को देखती है और फिर उनके पीछे रखी हुई नाइफ को। यहीं उसके घर के बाहर जेंगजू को शॉमैन की कॉल आती है जो उससे कह रहा था कि तुम सफेद कपड़ों वाली लड़की की बात नहीं मानना, जबकि वो लड़की उसे कह रही थी कि तुम घर के अंदर मत जाना। अब यहाँ पर हम दोबारा जैपनीज आदमी को देखते हैं जिसे प्रीस्ट पूछ रहा था कि तुम सच सच बता दो कि तुम हो कौन, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और जैपनीज आदमी कहता है कि मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं तो एक आम इंसान हूँ। वो उसे पूछता है कि क्या भूतों के पाँव इंसानों जैसे होते हैं। वो कहता है कि मेरे हाथ पाँव मेरी स्किन बिल्कुल इंसानों जैसी है, तुम चाहो तो मुझे टच कर सकते हो। और यहाँ अब जैपनीज आदमी अपना कैमरा उठाता है प्रीस्ट की फोटो लेने के लिए, जबकि दूसरी तरफ हमें जेंगजू को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की के मना करने के बावजूद अपने घर में चला गया था और उसके वहाँ जाने से सबसे गलत काम होता है, यानी उसकी बेटी उसकी फैमिली को मार देती है। और इतना सब हो जाने के बाद भी वो अपनी बेटी को प्यार से अपने पास बुलाता है। और यहीं से सीन कट होकर हमें दोबारा जैपनीज आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी अब असल शक्ल में था। उसकी स्किन बहुत ज्यादा अजीब दिख रही थी, जबकि उसके सर पर 2 सींग भी थे। उसके नेल्स, उसकी आंखें सब कुछ अजीब हो गई थी और इससे हमें पता चला था कि वो व्हाइट कपड़ों वाली ही सही लड़की थी, यानी उसके पास व्हाइट पावर्स थी, जबकि असल में ये जैपनीज आदमी ही डीमन था। और अब यहाँ पर हम शैमन को भी देखते हैं जो कि जेंगजू के घर पर आया था, जहाँ वो व्हाइट कपड़ों वाली लड़की ऐसे बैठी थी जैसे वो सब कुछ हार गई है और दूसरी तरफ ह्यूजिन भी ऐसे बैठी हुई थी जैसे सारे किलर मर्डर करने के बाद बैठ रहे थे। वो उस घर के अंदर जाता है और सारे मरे हुए लोगों की फोटो लेकर बाहर आता है। जैसे ही वो अपनी कार के पास वो फोटोज रख रहा था तो उसके हाथ से एक बॉक्स नीचे गिर जाता है जिसमें सारे मरे हुए लोगों की फोटोज थी। और हमें पता चलता है कि असल में शैमन भी उस जैपनीज आदमी के साथ मिला हुआ था और जब वो ह्यूजिन पर रिचुअल भी परफॉर्म कर रहा था तब भी वो जैपनीज आदमी के साथ था और जैपनीज आदमी को उसके रिचुअल की वजह से दर्द नहीं हो रहा था, बल्कि उस व्हाइट कपड़ों वाली लड़की के रिचुअल से पेन हो रहा था। अब यहाँ जो
हमने देखा था कि शैमन डरकर इस विलेज से भागने की कोशिश कर रहा है, तो उसे भी जापानीज आदमी ने रोका था अपनी मैजिकल क्रिएचर से, क्योंकि शैमन उसके लिए काम करता था। और यही उस जापानीज की जीत के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।